इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के विवरण किन शिलालेखों से प्राप्त होते हैं? उरैयूर, तंजायूर, कांचीपुरम या फिर उत्तर मेरूर। देखिए उत्तर मेरूर जो अभिलेख है ये बेसिकली चोल के जो ग्राम प्रशासन थे उससे रिलेटेड है। और वहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब जो चोल शासन में स्थानीय प्रशासन था वो काफ़ी फेमस था। उसमें प्रत्येक ग्राम में एक सभा होती थी और वो जो सभा होती थी वो जो मेनली था, जो केंद्रीय नियंत्रण था वहाँ से मुक्त रहती थी, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता था और एक स्वायत्तशासी ग्रामीण शासन का संचालन वो करते थे। इसी वजह से काफ़ी फेमस जो ग्राम प्रशासन रहा है वो चोलों का रहा है। और अगर आप देखें कि चोलों को मेनली जाना भी जाता है तो उनके महत्वपूर्ण जो ग्राम प्रशासन के इसकी वजह से जाना जाता है। ठीक है, तो स्वायत्तशासी ग्रामीण शासन, अब इसका मतलब यही होता है कि मतलब जो भी निर्णय हो रहे हैं वो गांव के ही लोग लेते हों, उसमें केंद्रीय जो प्रशासन होता है उसकी कोई भी भूमिका नहीं होती। उत्तर मेरूर अभिलेख याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 127। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? करिकाल, राजराज प्रथम, महेंद्र और राजेंद्र प्रथम। ठीक है, देखिए संगम युगीन साहित्यों की आप बात करेंगे तो करिकाल के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, संगम युगीन, ये प्रश्न पूछा गया है कि संगम युगीन साहित्यों में किस चोल राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो करिकाल के बारे में, इससे पहले भी अभी डिस्कस हो चुका है। राजराज प्रथम काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक था। 985 टू 1014 एडी का टाइम पीरियड, और इन्होंने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की और इनकी 2-3 उपाधियां धारण की हैं। तो क्यों धारण की हैं वो सारी उपाधियां हम देखते हैं। सबसे पहले तो है जगन्नाथ चोल की उपाधि। तो जगन्नाथ चोल की उपाधि इन्होंने इसलिए धारण की कि सिंघल प्रदेश का जो उत्तरी भाग था उसको विजिट किया इन्होंने और उसके बाद जगन्नाथ चोल की उपाधि धारण की। देखिए ये शैव धर्म में अपनी आस्था रखते थे। ठीक है, और शैव धर्म में आस्था रखने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की, तो उसका नाम है शिवपाद शेखर। ये राजराज प्रथम की उपाधि है। शिवपाद शेखर की उपाधि किसने धारण की? तो राजराज प्रथम ने धारण की। और तंजौर में इन्होंने एक शिव का मंदिर बनाया, काफी फेमस मंदिर है जिसको कि हम राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और इसी का एक दूसरा नाम है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर, ये इसका निर्माण कराया इन्होंने। ओके, तो राजराज प्रथम करेक्ट आंसर होगा, मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 128। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग प्रथम, अधिराजेंद्र, राजेंद्र प्रथम या फिर राजाधिराज प्रथम? जो कुलोतुंग प्रथम था, टाइम पीरियड 1070 से लेकर 1122 एडी तक, इन्होंने जो श्रीलंका था उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, तथा जो इनके राजकुमार थे उनका नाम था वीरू पेरुमल। ठीक है, वीरे पेरुमल, इनका जो विवाह था, अपनी पुत्री का विवाह किया था। और ये जो घटना हुई इसकी जानकारी कहाँ पे मिली हमें? तो वो महावंश से मिलती है इन सारी जो घटनाओं के बारे में। ये महावंश क्या है? तो एक ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, चोल अभिलेखों में कुलोतुंग प्रथम को एक नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है सुंगमत विर्थ। सुंगमत विर्थ, ये जो नाम है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये कुलोतुंग प्रथम के लिए होता है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब जो टैक्सेशन सिस्टम उसको रिमूव करने वाला, यानी करों को हटाने वाला। तो करों को हटाने वाला कौन? कुलोतुंग प्रथम। और चोल शासक जो कुलोतुंग प्रथम था, इसने 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल बनाया था और उसको भेजा था चीन में। 72 व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल आप कह सकते हैं या दूत मंडल कह सकते हैं, 1077 एडी में चीन भेजा था कुलोतुंग प्रथम ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति चोल माना जाता है? तो बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या फिर लेपाक्षी मंदिर? तो देखिए चोल स्थापत्य जो था, मतलब इनका काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर रहा है और मेनली कहाँ पे रहा है? तो तमिलनाडु के तंजौर में रहा है। हमने वहाँ पे देखा भी है कि जो शैव मंदिर बना है वहाँ पे, वो राजा राजेश्वर या फिर बृहदेश्वर मंदिर, ये सारा इसके नाम से प्रसिद्ध है तंजौर में ही। और इसका निर्माण जो हुआ वो राजराज प्रथम के शासनकाल में ही हुआ था। देखिए मंदिर के बहिर्भाग में ही, मंदिर के बहिर्भाग में एक नंदी की एकाश मूर्ति है। कैसी? एकाश में विशाल। अब एकाश विशाल का मतलब एक ही पत्थर की बनाई गई है, एकाश विशाल मूर्ति बनाई गई है।
और इसी को भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। और ये जो मंदिर है ये किस शैली में बना है? तो जो साउथ इंडिया के मंदिर है वो मेनली द्रविड़ स्थापत्य शैली में ही बनाए गए हैं। और विश्व में प्रथम एकमात्र मंदिर ये है जो पूर्णतः ग्रेनाइट का बना है। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है। और फिर बाद में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया है। यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ठीक, बात हो रही है यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर की। क्वेश्चन नंबर 130, किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है? कदम्ब, चेर, चोल या फिर पांड्य? तो प्राचीन काल में जो संगम ग्रंथ की रचनाएं की गई उनको ही हम संगम साहित्य कहते हैं। और उसमें जो चोल राजा था जिसका कि नाम था करिकाल, उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। और इसमें जो है चोल, चेर, पांड्य राजाओं का, जैसे कि चेर है, चोल है, पांड्य, इनके बारे में हमें अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में जानकारी मिलती है। लेकिन जो कदम्ब राजवंश है इसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया है। ठीक है। संगम साहित्य में मेनली प्रेम और राजाओं की प्रशंसा को बताया गया है। राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचना की गई है। और बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो कि सामाजिक जीवन से भी रिलेटेड हैं। और जो सामाजिक जीवन से रिलेटेड रचनाएं हैं उनको कहा जाता है पुरम। सामाजिक जीवन से जो संबंधित रचनाएं हैं उनको पुरम कहा जाता है। और इनको मेनली 3 भागों में बांटा गया है। मैं नाम लिख देता हूँ, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन टफ है इसका। तो पहला है पुथुपाथ, ये संगम साहित्य का मतलब अलग अलग डिवीजन है। और दूसरा जो नाम है इत्थु ठोके। और तीसरा जो नाम है वो है पदीनेकिल कवनक्कू। ठीक है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है संगम साहित्य को। तो कदम्ब राजवंश का जो उल्लेख है वो संगम साहित्य में नहीं किया गया है। राजवंशों में से किसके शासन में अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चालुक्य, चोल, कदम्ब या फिर कलचुरी? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चोल। तो जो चोल काल में वहाँ के राजा होते थे वो प्रायः अपने शासनकाल में ही युवराज की घोषणा कर देते या युवराज का चुनाव कर लेते थे और बाद में वही उनका उत्तराधिकारी बनता था। संगम काल में अगर आप देखें तो 3 राज्यों में सबसे संपन्न चोलों का राज्य था। और यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? वो राजतंत्रात्मक थी। ठीक है। तो चोलों का जो प्रशासन था या उनका जो राज सत्ता था वो राजतंत्रात्मक थी। और जो संपूर्ण चोल साम्राज्य था वो 6 प्रांतों में विभक्त था। इसमें प्रांतों को मंडलम में और फिर मंडलम को कोट्टम में, ठीक है, यानी कमिश्नरी जिसको कहते हैं, और कोट्टम को नाडु में, नाडु का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, इसमें बांटा जाता था। और बाद में जो नाडु होते थे यानी जो जिले होते थे उनको कई कुर्रमों में बांटा जाता था। कुर्रमों का मतलब ग्राम समूह। तो ये एक मतलब प्रांतीय प्रशासन का ढांचा होता था कि प्रांत, फिर मंडलम, फिर कोट्टम, फिर नाडु और फिर कुर्रम होता था, इनमें विभक्त किया जाता था। तो ये चोल जो है ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कि अपने शासनकाल में ही वो अपने युवराज को या अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते थे। निम्न में से दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल, पल्लव, चेर या फिर राष्ट्रकूट? तो देखिए चोल राजाओं ने सबसे बड़ी चीज एक सुसंगठित सेना का निर्माण किया था। और इनके पास क्या क्या चीजें थी? तो अश्व थे। इसको मतलब अगर तमिल लैंग्वेज में देखें तो उसको कहा जाता है कुदेरे चे वगर। और गज थे, तो गज को कहते हैं कुंजीर मल्लर। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका अलग है। ठीक है। और जो पैदल सेना थी उसको कहा जाता था कैकोलस, कैकोलस। और इसके साथ मतलब इनके पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। ठीक है। और सेना के कप्तान को कहा जाता था एनआरडी। ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में, स्टेटमेंट में पूछा गया है। एनआरडी जो है ये सेना के कप्तान को कहा जाता था। ठीक है। और सेना की जो अग्र टुकड़ी होती थी या फिर जो पीछे वाली टुकड़ी होती थी, तो अग्र टुकड़ी को कहा जाता था तुसी। और जो पीछे वाली यानी पश्च जो टुकड़ी होती थी सेना की, जो पीछे रहते थे, उनको कहते थे हम कुलय। ठीक है। और इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने फिर श्री विजय, सिंघल द्वीप, मालदीव, बहुत सारे द्वीपों पर कब्जा भी किया। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल, चालुक्य, पाल या फिर सेन? तो चालुक्य जो राजवंश था वहां पे ये सब चीजें होती थी। इसी में महिलाओं की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी थी चालुक्यों के शासनकाल में। ठीक है। और महिलाएं जो थी वो प्रशासन में उच्च पद पे मतलब बैठती थी वहां पे।
और चालुक्य शासक एक नाम आता है विजयादित्य का, विजयादित्य। टाइम पीरियड 696 टू 733 एडी। इनके भाई थे एक, उनका नाम था चंद्रादित्य, चंद्रादित्य। तो इनकी पत्नी का नाम था विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका। ठीक है, तो विजय भट्टारिका ने मतलब एक ताम्रपत्र लिखा था, तो उसमें उन्होंने अपने डिटेल सब कुछ सारी चीज़ें बताई थी, कुशल प्रशासन और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो चालुक्य प्रशासन था वहाँ महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? विक्रमादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, मंगलेश या फिर पुलकेशिन प्रथम? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था ये सबसे महान शासक था, 609 टू 642 एडी। ये सबसे प्रसिद्ध शासक था चालुक्य वंश का। और इनके बारे में डिटेल जो मिलता है वो ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो ऐहोल अभिलेख में इनके जो समकालीन कवि थे उनका नाम क्या था? रवि कीर्ति द्वारा एक प्रशस्ति लिखी गई। ठीक है, तो इसी से उनके बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याग्रह की तथा हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। आपने पहले देखा पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्ष को सबसे पहले हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात उनका जो पुत्र आया सत्याग्रह, जिसने की उपाधि धारण की विक्रमादित्य प्रथम की, वो चालुक्य वंश का शासक बना। महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? उत्तम चोल, कुलोतुंग, राजराज प्रथम या फिर राजेंद्र प्रथम? तो राजेंद्र प्रथम था जब महमूद गजनवी आया था, सोमनाथ अभियान वो कर रहा था अपना। टाइम पीरियड अगर देखें तो 1012 से लेकर 1044 एडी। और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने लगभग 1025-26 में सोमनाथ अभियान किया था और सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था इसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136, किस चोल राज्य ने पुहार नगर की स्थापना की? तो उसका नाम है करिकाल। तो करिकाल ने पुहार जो है नगर की स्थापना की। देखिए, चोलों की तटीय राजधानी थी ये पुहार। चोलों की तटीय राजधानी पुहार इसको कहा जाता है। और आधुनिक अगर नाम देखें इसका तो इसको कावेरी पट्टनम के नाम से हम जानते हैं। और इसने संपूर्ण तमिल प्रदेश को अपने अधीन कर रखा था करिकाल ने। देखिए, करिकाल को जले हुए पैरों वाला कहा जाता है। करिकाल का मतलब अर्थ ही यही होता है कि जले हुए पैरों वाला। और इन्होंने वणी नामक स्थान पर क्या किया था? वेल्लरी तथा अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ठीक है, ये संयुक्त सेना को पराजित किया था। और ग्रैंड अनिकुट यानी एक जगह का नाम है कल्लानाई, ये जो है करिकाल के द्वारा बनाया गया था। ग्रैंड अनिकुट ये भी करिकाल के द्वारा बनाया गया था, जो कि आप ये कह सकते हैं कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन जलमोड़ मतलब एक सिस्टम है जहां से पानी नियामक संरचनाओं को माना जाता है। तो ग्रैंड अनिकुट ये किसके द्वारा बनाया? करिकाल के द्वारा। देखिए, कई बार प्रश्न स्टेटमेंट में इस तरह से रख दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं कि मतलब ये कहाँ का है कहाँ का नहीं है। इसी वजह से थोड़ा आगे पीछे का और सारी चीज़ें भी जानना जरूरी है। पश्चिम भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था? चोल, काकतीय, पल्लव या फिर राष्ट्रकूट? तो किया था पल्लवों ने विस्थापित चालुक्यों को। पल्लव शासक का नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन। टाइम पीरियड 630 से लेकर 668 एडी। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था और चालुक्यों को पश्चिम भारत की ओर से विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की जो राजधानी थी, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। ठीक है, तो वातापी पर अधिकार किया था और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने एक उपाधि धारण की। किसने? नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की। वातापी कोंड की उपाधि धारण की जब चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी वातापी थी, हमने ऊपर भी प्रश्न में देखा। प्रथम टाइम पीरियड 535 टू 567 एडी। और फिर इनके उत्तराधिकारी हुए कीर्तिवर्मन प्रथम 567 से लेकर 597। ठीक है, तो जो कीर्तिवर्मन प्रथम थे इन्होंने पूर्ण पराक्रम, सत्याग्रह ये सारी उपाधियां धारण की थी। पूर्ण पराक्रम और सत्याग्रह ये किसकी उपाधियां हैं? ये कीर्तिवर्मन प्रथम की हैं।
तो वातापी करेक्ट आंसर होगा। किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील के स्वरूप प्रदान किया था? ठीक है, राजराज प्रथम, अधिराज, राजेंद्र प्रथम या फिर कुलोतुंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी राजेंद्र प्रथम ने। टाइम पीरियड वही 1014 एडी के आसपास है। और आप ये कहें कि चोल वंश का चरमोत्कर्ष काल किसके टाइम पीरियड में था, तो राजेंद्र प्रथम के ही समय में था। और 1014 ईस्वी में ही चोल राज सिंहासन पर ये बैठे राजेंद्र प्रथम। और इनके विषय में जो उपलब्धियां हैं वो मिलती हैं दो अभिलेख से। एक तो है तिरुवालंगाडु, और जो दूसरा अभिलेख है वो है करंदाई। इन दो अभिलेखों से इनके बारे में जानकारी मिलती है। राजेंद्र प्रथम ने ही बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, और बंगाल की खाड़ी में चोलों की शक्तिशाली नौसेना वहां पे रखी गई थी, इसी वजह से उसको चोलों की झील कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है शिल्पाधिकारम। ये गलत टाइप हुआ है, शिल्पाधिकारम। इसका लेखक कौन था, तो इलिंगो, पर्णर और करिकाल या फिर विष्णु स्वामिन। तो इलिंगो के द्वारा शिल्पाधिकारम लिखा गया। ये एक प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, तो उनका नाम है इलिंगो अदिगल, पूरा नाम है ये, इलिंगो अदिगल के द्वारा ये लिखा गया है। आप ये कह सकते हैं कि तमिल साहित्य का ये प्रथम महाकाव्य है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है शिल्पाधिकारम का, इसका मतलब होता है नूपुर की कहानी, नूपुर की कहानी। और संगम साहित्य का ये महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं महाकाव्य है। इसमें जो लेखक है चोल नरेश करिकाल का पौत्र है। ठीक है, इसमें कहानी है कोवलन और कणग्गी की। ठीक है, इस महाकाव्य के नायक हैं और ये नायिका है। और ये महाकाव्य जो है वो पुहार काड्डरम, मदुरै काडम और वंजिक काडम 3 भागों में विभाजित भी है। और इन भागों में चोर, पांडे और चेर राज्यों का वर्णन भी है। इलिंगो अडिगल शिल्पाधिकारम याद रखिएगा। प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो ये स्थित है राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर बेसिकली जो है ये 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है, 5 मंदिरों का समूह है जो कि स्थित कहाँ पे है, वो माउंट आबू कहाँ पे, वो सिरोही राजस्थान में स्थित है। और जिसमें मंदिरों के लगभग इसमें 48 स्तंभ हैं। और सभी स्तंभों में लगभग जो नृत्यांगनाएं हैं उनकी आकृतियां बनी हुई हैं। चालुक्य शासन जो एक था भीमदेव प्रथम 1022 से लेके 1069, इनके जो सामंत थे उनका नाम था बिमल शाह। तो बिमल शाह ने ये बनवाया था। और इनमें सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है बिमल विशाही जैन मंदिर, बिमल विशाही जैन मंदिर। ठीक है, और इसी में जो बिमल विशाही जैन मंदिर है, जो प्रथम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के ऋषभदेव, ये इनको समर्पित है। ये प्रश्न पूछा गया है एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है, तो परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय, राजराज प्रथम या फिर राजेंद्र प्रथम। तो ये रिलेटेड है परांतक प्रथम से। देखिए, उत्तर मेरू जो शिलालेख तभी हमने पहले देखा, वो जो है चोल शासक परांतक प्रथम के विषय में इससे विस्तृत जानकारी मिलती है। और जो चोल शासक परांतक प्रथम है, इन्हें पांडे के जो शासक थे उनसे मदुरा जीता पांडे शासक से। और फिर एक उपाधि ली मदुरै कोंड की उपाधि धारण की परांतक प्रथम ने। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर लेखों से ही चोलों के स्थानीय शासन और सारी चीजों की जानकारी मिलती है, हमने ऊपरी प्रश्न में देखा है। क्वेश्चन नंबर 152 है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे, चावार्क, गौतम, कपिल या फिर जैमिनी। तो न्याय दर्शन के जो प्रणेता रहे वो गौतम रहे। ठीक है, इनका अगर आप सिंपली ये कहें कि न्याय दर्शन का प्रवर्तन किसने किया, तो उन्होंने किया अक्षपाद गौतम, इनको कहा जाता है। और न्याय का बेसिकली शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तर्क या फिर निर्णय। वात्सायन ने न्याय को समस्त विधाओं का दीप कहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऐसे हैं, याद रखिएगा। वात्सायन ने क्या कहा है, न्याय को समस्त विधाओं का दीप कहा है।
ठीक है। न्याय दर्शन मेनली जो है ये 16 पदार्थों या आप कह सकते हैं या तत्वों को मतलब इनके अस्तित्व को स्वीकार करता है, 16 पदार्थ या फिर तत्वों के अस्तित्व को न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन का मूल जो है या आप ये कहें कि मूल ग्रंथ जो है वो है गौतम कृत न्याय सूत्र। गौतम कृत यानी गौतम के द्वारा न्याय सूत्र। वैशेषिक दर्शन की भांति ही न्याय दर्शन में ही पदार्थ के तत्व ज्ञान को निश्रेयस की सिद्धि बताई गई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या फिर वैशेषिक से? तो ये रिलेट करता है मीमांसा से। देखिए पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेद वाक्यों में वर्णित अर्थ के विचारों का नाम ही क्या है? मीमांसा है। और इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको पूर्व मीमांसा कहते हैं, कभी कभी कर्म मीमांसा कहते हैं, कभी कभी धर्म मीमांसा भी इसके बारे में कहा जाता है। अगर कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के क्या थे? कुमारिल भट्ट ये जो थे ये मीमांसा दर्शन के जो आचार्य थे, ठीक है। इनकी अगर ये कहें कि भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में इनकी गणना होती है। और जो जैमिनी थे, जैमिनी, इन्होंने मीमांसा दर्शन में वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया था। मीमांसा दर्शन में वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया था, ठीक है। मीमांसा दर्शन में भारतवर्ष में आप कहें तो धर्म तथा वर्णाश्रम व्यवस्था में आदि बहुत सारे विचारों का वर्णन किया गया है। मीमांसा से रिलेटेड है कर्म का सिद्धांत। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो ये हैं शंकराचार्य, ठीक है। आदि शंकराचार्य इनको कहा जाता है। अद्वैत दर्शन के प्रणेता हैं। इन्होंने ही उपनिषदों, वेदांत सूत्रों पर टीकाएं भी लिखी और अद्वैतवाद का समर्थन किया। भारतवर्ष में 4 मठ हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? चारों मठ आपको जानने चाहिए। तो सबसे पहले तो है बद्रिकाश्रम, दूसरा जो है वो है श्रृंगेरी, तीसरा जो है ये है द्वारिका, और चौथा जो है ये है शारदा, ठीक है। तो बद्रिकाश्रम पीठ, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका पीठ और शारदा पीठ। ब्रह्मसूत्र पर जो उनका भाष्य है उसको कहा जाता है शारीरिक शास्त्र। शारीरिक शास्त्र ये भाष्य है किस पे? ब्रह्मसूत्र पे, शंकराचार्य के द्वारा राइट किया गया है। भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका मुख्य विषय मोक्ष रहा है। मोक्ष का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में किया गया था। सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य माना जाता है। कौन सा इसमें सही है? तो देखिए भारतीय दर्शन का जो मुख्य विषय रहा है वो सॉल्यूशन ही रहा है, मतलब मोक्ष ही रहा है, जिसका अर्थ यही होता है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। और मोक्ष का सर्वप्रथम वर्णन आप देखें तो वो मिलेगा आपको उपनिषद में, वेदों में नहीं मिलेगा, ठीक है। उपनिषदों में सबसे पहले मोक्ष का वर्णन मिलता है। और सांख्य की अगर आप देखें कि सांख्य का मतलब क्या होता है, तो ये निकला है कहाँ से? तो संख्या शब्द से निकला है और सबसे प्राचीन दर्शन इसको माना जाता है। आप ये कह सकते हैं कि ईस्वी के आरंभ तक दर्शनों के 6 संप्रदाय का विकास हुआ था, जिसमें से कौन कौन थे? सांख्य था, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है और वेदांत है। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 ही सही होगा। मोक्ष का वर्णन वेदों में नहीं, उपनिषदों में सबसे पहले प्राप्त होता है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल, गौतम, नागार्जुन या फिर चावार्क? तो कपिल का सबसे ज्यादा योगदान है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। इसमें महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन, यानी सांख्य दर्शन का मतलब होता है कि तत्व पर आधारित जो ज्ञान होता है वो उसको प्राप्त करना, और इन्होंने ही सांख्य सूत्र और तत्व समाज ये 2 ग्रंथों की रचना भी की है। और इन्होंने ही सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया है। किसका? विकासवाद का प्रतिपादन किसने किया सबसे पहले? तो कपिल ने किया है। और इन्हें अनीश्वरवादी माना जाता है, अनीश्वरवादी माना जाता है, ठीक है। लेकिन गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि भी कहा गया है। किसको? महर्षि कपिल को। निम्नलिखित में से ये दर्शन है, किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? तो न्याय, योग, चावार्क या फिर मीमांस? तो चावार्क को कहा जाता है। चावार्क दर्शन को ही लोकायत कहा जाता है। ये मेनली एक भौतिकवादी दर्शन है, आप कह सकते हैं। कैसा दर्शन है? तो भौतिकवादी दर्शन है, ये कह सकते हैं। इसके प्रवर्तक चावार्क हैं। और ये जो दर्शन है ये वेद ब्रह्मा भी कहलाता है।
चावार्क दर्शन के अनुसार मेनली इन्होंने कहा कि पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु जो है, ये मतलब चार जो तत्व हैं ये सृष्टि के मूल कारण माने गए हैं चावार्क के द्वारा। पंचायतन क्या है? स्मारक है, ग्राम सभा है, मंदिर निर्माण शैली है और फिर राज दरबार में अधिकारियों का समूह है। तो पंचायतन जो है एक मंदिर निर्माण की शैली है। देखिए एक विशिष्ट शैली है ये। इसके नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के पंच यानी पांच आयतन, ऐसे लिखा है पंचायतन, पंच आयतन। अब इसको थोड़ा सा आप अलग अलग करेंगे तो पंच का मतलब हो गया पांच और आयतन का मतलब हो गया मुक्त, अलग अलग। ठीक है, जिसमें मुख्य देवता शिव होते हैं, ठीक है, और अन्य देवी देवता मुख्य के मतलब मंदिर के ही अलग अलग लेवल पे इनको स्थापित किया जाता है और उनके चारों ओर निर्मित किया जाता है गौड़ मंदिरों को, जिसमें चार अनुचर देवता रखे जाते हैं। इसी शैली के उदाहरण अगर आप देखें कौन कौन से हैं तो आपको खजुराहो का जो मंदिर मिलेगा वो ऐसा ही है, जो कि खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर, सॉरी, भुवनेश्वर का है लिंगराज मंदिर, वो भी पंचायतन शैली में बना है। और दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर कहाँ पे है इसके बारे में कमेंट करिएगा हमें। तो लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर और फिर कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, ये तीनों जो मंदिर हैं ये पंचायतन शैली में ही बने हैं, जिसमें मुख्य देवता होते थे और उनके चारों ओर अलग अलग जो गौड़ देवता, गौड़ मंदिरों का भी निर्माण करके वहाँ पे अनुचर देवताओं की स्थापित किया जाता था। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? हीनयान, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या फिर शैव संप्रदाय? तो गांधार शैली का सूत्रपात जो है महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। और अगर आप देखें टाइम पीरियड तो वो कुषाण का काल पूरा था और उसी में महायान संप्रदाय को पोषित भी किया गया और कुषाण खुद भी महायान संप्रदाय से ही रिलेट करते थे। ये बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में आस्था रखते थे। ठीक है, देखिए गांधार कला की विषय वस्तु अगर आप देखें तो भारतीय शैली और यूनानी रोमन शैली का मिक्सअप है। इसीलिए इसको एक अलग नाम से जाना जाता है, ग्रीको रोमन शैली कहा जाता है, ग्रीको रोमन शैली कहा जाता है गांधार शैली को, या हिंदू यूनानी कला भी आप कह सकते हैं। और गांधार जो शैली है वहाँ पे चित्रों में वस्त्र है, शारीरिक बनावट है, मतलब बहुत ज़्यादा बारीकी से सब पे काम किया जाता था। इसी वजह से ये 3D मतलब एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि आकृति प्रदान करती है। एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव या फिर पाल? तो ये कराया था राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है एलोरा मंदिर और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, नाम याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम के शासनकाल में किया गया था। और इसका जो वर्णन किया गया है वो बड़ौदा अभिलेख है, तो बड़ौदा अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, कैलाशनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो एलोरा में ही स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये एलोरा में स्थित है। ये जो मंदिर है ये प्राचीन हिंदू मंदिरों में चट्टानों से निर्मित सबसे विशालतम मंदिर बनाए गए हैं। चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? गणेश, दुर्गा, शिव या फिर विष्णु? तो ये जो समर्पित है भगवान शिव को समर्पित है। 11th to 12th सेंचुरी की बात करें तो चोलों ने अधिकांश जो मंदिर का निर्माण कराया वो भगवान शिव के ही मंदिर को निर्माण कराया, क्योंकि वो खुद शैव धर्म में पोषित मतलब मानते थे। और जो चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला शैली है उनके साक्ष्य हमें मिलते हैं किस जिले से? तो उस जिले का नाम है पुडुकोट्टै। पुडुकोट्टै से ये यहाँ से प्राप्त होते हैं। और चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में बहुत सारे भव्य मंदिर बनवाए गए, जिनमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर आप सभी जानते हैं। और इसकी संकल्पना जो है बृहदेश्वर मंदिर की इनके वास्तुकार एक बार पूछा गया है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो इनके वास्तुकार का नाम था श्याम वर्मा, बृहदेश्वर मंदिर के, याद रखिएगा। और फिर 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। एलोरा गुफाओं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू और बौद्ध, बौद्ध जैन, हिंदू और जैन या फिर हिंदू बौद्ध और जैन? तो एलोरा की गुफाएं तीनों से रिलेटेड हैं। ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पे 34 जो है गुफाएं हैं और इनमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म के रिलेट करके मंदिरें अलग अलग बने हुए हैं। और यहाँ पे 12 गुफाएं जो हैं, 12 गुफाएं जो हैं ये रिलेटेड हैं 1 से लेके 12 तक की, गुफा संख्या 1 से 12 तक की ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और उसके बाद 17 जो है हिंदू गुफाएं हैं और 5 जो है जैन गुफाएं हैं, 5 जैन गुफाएं हैं, 17 जो है हिंदू गुफाएं हैं। ठीक है,
अपनी स्मारक गुफाओं के कारण एलोरा को भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों, पांडवों, चोलों और फिर चेरों। तो पल्लवों से ये रिलेट करते हैं। देखिए, महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है इनका निर्माण जो पल्लव शासक थे उनके द्वारा कराया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रथ मंदिर जो है वो कैसे हैं, वो एकाश्मक पत्थर से निर्मित हैं। एकाश्मक पत्थर से निर्मित हैं वो, ठीक है, यानी जो एक ही शिला मतलब एक ही पत्थर के ऊपर बनाए गए हैं और इन्हीं को अलग अलग लेवल से काट के बनाया गया। इन जो मतलब इनके प्रमुख रथ कौन कौन से हैं तो ये याद रखिएगा। तो नकुल रथ है, उसके बाद सहदेव रथ है और अर्जुन रथ है और उसके बाद भीम रथ है, प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद धर्मराज रथ है और उसके बाद फिर द्रौपदी रथ है, द्रौपदी रथ है, ठीक है, इसके साथ प्रवेश रथ। तो इन्हीं जो 7 रथों को मिला के इनको कहा जाता है सप्त पैगोडा। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम ये जो मतलब निर्मित यहाँ के सभी स्मारक हैं, इनका निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ, ठीक है। और महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिरों को 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय या फिर दंती वर्मन। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम पीरियड कांची की जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर उसका निर्माण कराया गया। कांची तमिलनाडु में है और ये जो मंदिर बना ये राज सिंह शैली में इसका निर्माण कराया गया। मंदिर में देवी पार्वती और भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया, कैलाशनाथ मंदिर में, याद रखिएगा। और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसको कि राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। और मंदिर के अग्रभाग का निर्माण किसने कराया? तो वो कराया था महेंद्र वर्मन तृतीय ने इसको पूर्ण कराया था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै और उसके बाद चित्रेंदुर और भुवनेश्वर या फिर उज्जैन। तो ये भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा में, और आप ये कह सकते हैं उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर है। देखिए, ये जो मंदिर है भगवान हरिहर, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इनके जो संयुक्त रूप, इनको भुवनेश्वर माना गया है। भुवनेश्वर इनकी पत्नी भुवनेश्वरी को समर्पित है, ठीक है, लिंगराज मंदिर। अगर निर्माण देखें आप तो 11वीं सेंचुरी में जजाति केसरी द्वारा कराया गया था, जजाति केसरी के द्वारा कराया गया था। लिंगराज मंदिर के पास ही एक सरोवर है, उसका नाम है बिंदु सागर सरोवर। बिंदु सागर सरोवर है। क्वेश्चन नंबर 166, किस संग्रहालय में मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह है? मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या फिर दिल्ली संग्रहालय। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मथुरा संग्रहालय में मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह है। कला के लिए आप ये कहें कि जो रिलेटेड है मथुरा शैली से, स्थापना की गई 1874 में, ठीक है। और यहाँ पे गुप्त और कुषाण साम्राज्य की जो कलाकृतियाँ हैं उनको रखा गया है। और इसलिए रखा गया है क्योंकि जो अधिकतर मूर्तियां हैं ये मथुरा के आसपास क्षेत्रों से ही प्राप्त हैं, तो वहीं पे एक मूर्तिकला केंद्र भी बना दिया गया। और मथुरा संग्रहालय में जो मूर्तियां निर्मित है वो किस से निर्मित है? तो लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चालुक्यों, पल्लवों, वाकाटक या फिर सातवाहन। तो ये किया गया था चालुक्यों के द्वारा। दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली का निर्माण विरूपाक्ष मंदिर, ये कहाँ पे है? ये हम्पी कर्नाटक में है। और ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष जो मंदिर है वो पंपापति तथा श्री लोकेश्वर महाशिला प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण लोक महादेवी, जो कि विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी थी, उनके द्वारा कांचीपुरम में पल्लवों पर जब विक्रमादित्य द्वितीय ने विजय प्राप्त की थी तो इस अवसर पर बनवाया था। और विरूपाक्ष मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार का नाम है गुंड, ठीक है। इन्होंने त्रिभुवनाचार्य की उपाधि से इनको विभूषित किया गया था, त्रिभुवनाचार्य की, ठीक है, उपाधि से। क्वेश्चन नंबर 168, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग में बनाई गई थी? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, शैव धर्म से बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। और ये शिव की त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, शिव की
त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे हिंदू धर्म में यानी जो शैव से रिलेटेड संबंधित है। एलिफेंटा की जो गुफा मंदिर है या गुहा मंदिर है, राष्ट्रकूटों के समय बने थे और फिर 1987 में एलिफेंटा की गुफा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में स्थित है सांची। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लेकर 12वीं शताब्दी के मतलब मध्यकाल तक है। और सांची का जो मुख्य स्तूप है वो मूलतः किसके द्वारा बनाया गया? तो अशोक के द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया था। बाद में शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग ने इसको नष्ट भी किया और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसको फिर से बनवाया भी। ये जो स्मारक है 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। और स्तूप का एक गोल टीले के आकार की संरचना है, ऐसे बना होता है, जिसका जो मतलब प्रयोग किया जाता है वो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख? तो मास्की, हाथी गुम्फा, एहोल या फिर नासिक। एहोल अभिलेख के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। ये मिला है बीजापुर जिले में, कर्नाटक के। और जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि, उनके या फिर मंत्री आप कह सकते हैं, रवि कीर्ति के द्वारा ये रचित है। इस शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया है। और इससे प्राचीन जो है वो कन्नड़ लिपि का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। नागर शैली में बना है ये। ठीक है। और इसका निर्माण जो था कलिंग राजा अनंत वर्मन के द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। अंकोर वाट का ये प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या फिर चंपा? तो ये स्थित है कंबोडिया में। और अंकोर वाट का जो ये विष्णु मंदिर है इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में कंपूचिया या कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था अपनी राजधानी यशोधरापुरम में, जिसको कि वर्तमान में अगर देखेंगे तो अंगकोर में कराया गया था। मीकांग जो रिवर है उसके समीप एक शहर है सिमरिप, तो वहां पे ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? रामेश्वरम, कांची, मदुरै या फिर मैसूर? तो ये मैसूर में स्थित है। और श्वेत सरोवर के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? बेलगोला। और फिर बाद में इसका नाम श्रवण बेलगोला पड़ा। यहीं पे आप जानते हैं कि जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली ने मोक्ष प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 174 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक या फिर कृष्णदेव राय? तो नरसिंह देव वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, जो कि पूरी ओडिशा राज्य में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। गंग वंश के शासक थे ये। और कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मंदिर है ये लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट दोनों से निर्मित है। 1984 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी नामक चारों मठों की स्थापना करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो शंकराचार्य को। हमने ऊपर ये भी देखा सारा डिटेल। संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? मैत्रेयी, कल्हण, पणिनि या फिर कालिदास? तो नाम आता है पणिनि का। 500 ईसा पूर्व 500 बीसी में संस्कृत भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणकर्ता थे और इनकी जो रचना है वो है अष्टाध्यायी। ठीक है। और इसमें 4000 सूत्र दिए गए हैं जिनमें मतलब व्याकरण के नियम और सारी चीजें दी गई। बाद में फिर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य टीका लिखा और महाभाष्य में अष्टाध्यायी को सर्ववेद परिषद शास्त्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 177, तैली रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिम में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। तो किसके लिए? इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर भारत? तो अफगानिस्तान यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी जो तैली रंग था वो सर्वप्रथम भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी अफगानिस्तान में 5वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया। ठीक है। और अफगानिस्तान में बामियान की गुफाओं में बौद्ध चित्रकला विश्व के सबसे प्राचीन ज्ञात तैलीय चित्रकला के उदाहरण है। प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय गणना की थी? आर्यभट्ट और वेद भटनागर, भास्कराचार्य, विष्णु देवता मापी? तो भास्कराचार्य जो है ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये एक खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ भी थे। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, बीजापुर में। और इनके जो अपने ग्रंथ थे सूर्य सिद्धांत में इन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय उसकी गणना 9 स्थानों तक शुद्ध रूप में
की थी। बाद में 1150 में अपनी जो प्रसिद्ध ग्रंथ इनका है उसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि, इसकी रचना की। ठीक है। और भारत सरकार की ओर से लीलावती पुरस्कार जो आप दिया जाता है, आप जानते हैं गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और उसको गणित का नोबेल प्राइज माना जाता है लीलावती पुरस्कार को। शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया? कुषाण वंश, गुप्त वंश, चोल वंश या फिर मौर्य वंश? तो चोल वंश के द्वारा ये किया गया। देखिए कांसे से निर्मित है ये शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम, जो कि तमिलनाडु में है। नटराज मूर्ति का निर्माण चोल वंश के शासकों ने किया था, और ये बनी किसकी है? तो ये कांसे की बनी है। नटराज में दो शब्द होते हैं, एक तो होता है नट और दूसरा होता है राज। नट का मतलब होता है आर्ट यानी कला। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि लास्ट ईयर पूछे गए, उससे रिलेटेड और भी जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।